क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। दिए गए क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से मंदता मीन्स रिटार्डेशन से कौन संबंधित है। मध्यम बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि या मंद बुद्धि। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, मंदता से हमारा करेक्ट आंसर है 4 मंद बुद्धि। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मंद बुद्धि बालक किसे कहते हैं, मंद बुद्धि बालक की परिभाषा क्या है। फ्रेंड्स, मंद बुद्धि बालक से तात्पर्य ऐसे बालक से है जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनके मानसिक बुद्धि इतनी कम विकसित है कि उनमें मानसिक क्षमता कम होती है। ऐसे बालकों को मंद बुद्धि बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, मानसिक रूप से पिछड़ा बालक तथा मानसिक रूप से विकलांग बालक भी कहा जाता है। मंद बुद्धि बालक की परिभाषा। क्रो एंड क्रो के अनुसार ऐसे बालक जिनकी बुद्धि उपलब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। बेंडा के अनुसार एक मानसिक दोष वाला व्यक्ति वह है जो अपने आप को तथा अपने क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में असमर्थ होता है या उसे यह सब सिखाना पड़ता है तथा जिसको स्वयं के और समुदाय के कल्याण के लिए निरीक्षण, नियंत्रण तथा देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों को मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वो निम्नानुसार आंकना चाहिए। गतिविधियों के माध्यम से, उनके परीक्षा परिणामों के अंकों के माध्यम से, बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार, बच्चे के पिछले अनुभव के अनुसार। बच्चा क्या सीखता है यह हमें कभी भी अंकों के आधार पर नहीं जज करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3, बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्न शामिल होता है। तुरंत या मौके पर मूल्यांकन, कोई मूल्यांकन नहीं, अधिक योगात्मक मूल्यांकन, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन। फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र बिंदु बालक होता है। बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता और पिछले अनुभव को ध्यान में रखकर बालक को शिक्षा प्रदान की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में यह देखा जाता है कि जो हम बालक को सिखाने जा रहे हैं उसके लिए बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से समर्थ है या नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बाल केंद्रित शिक्षा में तुरंत मौके पर मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होगा कि कोई मूल्यांकन नहीं है इसमें। करेक्ट आंसर होगा आपका अधिक योगात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के जनक जीन जैक्स रूसो है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। निर्देश केवल निर्धारित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होते हैं, उन विषयों पर नम्यता जो छात्र सीखना चाहते हैं, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, या फिर परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर जोर देना। यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता है। इसमें बालक के स्वयं करके सीखने पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में रुचि और प्रयास 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षक को बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों की रुचियों का ध्यान तो रखा ही जाता है, साथ में जो भी हम बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं वो टॉपिक बच्चों को उसी के द्वारा कार्य करवा के सिखाया जाता है, ताकि बच्चा जब उस टॉपिक को स्वयं करके सीखेगा तो उस टॉपिक को बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से सीख पाए और वह टॉपिक उस बच्चे को लाइफ लॉन्ग याद रहे। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। मौखिक क्षमता, समझ, संख्यात्मक क्षमता, चित्र व्यवस्था। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रदर्शन बुद्धि, प्रदर्शन मतलब कुछ दिखने वाली चीज़। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 4 है चित्र व्यवस्था, जिसे हम देख सकते हैं। चित्रों को देखकर हम प्रदर्शन बुद्धि को माप सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चित्र व्यवस्था। एक चीज़ को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। स्टिमुलेटेड कंडीशनिंग, इनसाइट क्लासिकल कंडीशनिंग, प्रयत्न त्रुटि विधि या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्लासिकल कंडीशनिंग।
यह कथन क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत को आईपी पावलोव ने 1904 में दिया था। उन्होंने इस सिद्धांत में एक डॉग के ऊपर प्रयोग किया था। पावलोव रूस के रहने वाले थे। प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था। उन्होंने इस सिद्धांत में एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द सामंजस्य इससे संबंधित है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पक्षपात डैश होता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक पहचान, लैंगिक मुद्दा। फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन को एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक बॉय को तो खेलने का मौका दिया जा रहा है, पर इस बैठी हुई गर्ल्स को नहीं। इसी को कहते हैं लिंग के आधार पर भेदभाव करना। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लैंगिक भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेपस कान के डैश में होती है। अंदर, बीच में, इनमें से कोई नहीं, बाहर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा कान 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। और मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस, वो यहाँ बीच में है, मिडल ईयर में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बीच में। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसे फीमर कहते हैं और वो हमारी थाई में होती है। क्वेश्चन नंबर 10, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है। पहचान बनाम भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, उदारता बनाम ठहराव, अखंडता बनाम निराशा। सो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वो एरिक एरिक्सन ने दिया था। उन्होंने विकास की 8 अवस्थाओं के बारे में बताया, जिसकी अंतिम अवस्था थी इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अखंडता बनाम निराशा। क्वेश्चन नंबर 11, एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को डैश अध्ययन के रूप में जाना जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण की सीमा है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे वो बच्चे होते हैं जिन्हें सीखने के लिए हमारे प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है। सो अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना, अधिक परीक्षण देना, अधिक गृह कार्य देना, ये सारे ऑप्शंस नेगेटिव ऑप्शंस है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सहयोग और सुझाव देना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। मनुष्य की आवश्यकताओं को स्टेप वाइज बताने के लिए अब्राहम मास्लो ने मास्लो का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया, जिसे हम मास्लो का पिरामिड भी कहते हैं। सो पिरामिड के अनुसार जो हमारी सबसे निम्नतर स्तर की आवश्यकता होती है वो है शारीरिक आवश्यकताएं, पर यह ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसलिए आवश्यकता नंबर 2, सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा आवश्यकताएं, ये ऑप्शन सही होगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सुरक्षाओं की आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाएगा। प्राकृतिकवादी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिगत बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि। सो जो ट्रैफिक पुलिस अफसर होते हैं, जब वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं तो वो अपनी स्थानिक बुद्धि का उपयोग करते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्थानिक बुद्धि।